Welcome dear students, this is Adil Hassan here. Welcome to our channel. So in the last lecture we have completed chapter 2 of irrigation engineering, that was waterlogging and the drainage. And today we will start with the chapter 3 of irrigation engineering. Before that, if you haven't already subscribed to our channel, then please do subscribe to the channel and also forward these lectures to the students who are in the need of this content. So let us start with the chapter 3. So the chapter 3, which is water requirement for crops, it's a very important chapter. Lot of questions have been asked till now from this chapter. It's a very important chapter, so pay attention. चलिए चलिए तो अब हम देखते हैं वाटर रिक्वायरमेंट फॉर क्रॉप्स। उससे पहले हम देखेंगे इसमें कुछ बेसिक डेफिनेशंस, जैसे ग्रास कमांडेड एरिया, कल्चरेबल कमांडेड एरिया, ये सब हम पहले देख लेंगे इसमें। सो अगर हम मानते हैं ये एक बहुत बड़ा एरिया है, हंड्रेड्स ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ एरिया है यहाँ पे सपोज, जिसके लिए हम इरिगेशन सिस्टम को डिज़ाइन कर रहे हैं। ठीक, तो ये जो है ये यहाँ से मेन कैनाल जा रही है, ठीक, और फिर ये उसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज, ब्रांच कैनाल्स एंड ऑल लेटरल्स वगैरह, ये यहाँ से ऐसे हम कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक, ये सारा एरिया जिसमें कि जो भी आ सकता है, मतलब कुछ भी आ सकता है, इसमें रोड्स आ सकते हैं, कहीं से रोड निकल रहा हो, कहीं पे ये बिल्डिंग्स हो सकती हैं, तो कहीं पे ये पॉन्ड हो सकते हैं, तो कहीं पे हिल या फिर रॉक्स वगैरह, तो कहीं पे यहाँ से सपोज रेलवे लाइन जा रही है। ये सारा एरिया जिसमें रोड्स, बिल्डिंग्स, सब कुछ मिला के ये जो एरिया बन रहा है, इसको हम बोलेंगे ग्रास कमांडेड एरिया। ये जो सारा एरिया है इसको हम ग्रास कमांडेड एरिया बोलेंगे। ठीक है, इसी को हम ग्रास कमांडेड एरिया बोलते हैं, GCA। नाउ इफ वी रिमूव फ्रॉम दिस ग्रास कमांडेड एरिया द रेलवेज, सपोज रेलवे लाइन जा रही है, इसको रिमूव करेंगे, रोड को रिमूव करेंगे, पॉन्ड का जो एरिया वो रिमूव करेंगे, बिल्डिंग्स का जो एरिया वो रिमूव करेंगे, कहीं पे हिल्स है उनको रिमूव करेंगे, और सारे बहुत सारी जो ऑब्स्ट्रक्शंस है इस फील्ड में जहाँ पे हम कल्टीवेशन नहीं कर सकते हैं, तो अगर हम उनको रिमूव करेंगे तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है कल्चरेबल कमांडेड एरिया, CCA। So CCA is equal to gross commanded area. Gross commanded area is that total area which can be physically brought under cultivation. तो उसमें अगर हम माइनस हम करते हैं एरिया ऑफ ऑब्स्ट्रक्शंस, जिसमें आएंगे सपोज बिल्डिंग्स, रेलवे लाइन, रोड वगैरह, सो ये सारी ऑब्स्ट्रक्शंस अगर हम माइनस करते हैं GCA को, हमें मिलता है CCA, दैट इज कल्चरेबल कमांडेड एरिया। और यहाँ पे और एक टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन होता है कल्चरेबल कमांडेड एरिया का वो पार्ट, ठीक है, कल्चरेबल कमांडेड एरिया का वो पार्ट जो पर्टिकुलर सीजन में किसी क्रॉप के अंडर है, यानी कि उसका वो पार्ट जिसमें हमने कहीं पे क्रॉप्स ग्रो किए हैं in a particular season, and that will be called as intensity of irrigation. Okay, let us see the definition now. ग्रास कमांडेड एरिया, जिसको हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, इसको हम डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, द टोटल एरिया दैट कैन बी फिजिकली ब्रॉट अंडर कल्टीवेशन। ठीक है, जिसमें हम कल्टीवेशन कर सकते हैं उसको हम GCA बोलते हैं। इसमें सब कुछ इंक्लूड है, जैसे इसमें आएगा रोड्स वगैरह भी आएगा, उनका एरिया भी आएगा इसमें, इसमें बिल्डिंग्स, उनका एरिया भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट द नेक्स्ट टर्म इज विच इज कल्चरेबल कमांडेड एरिया। इसमें हम ये सारी ऑब्स्ट्रक्शंस को रिमूव करते हैं आफ्टर रिमूविंग द एरिया अनफिट फॉर कल्टीवेशन।
जो जो एरिया अनफिट फॉर कल्टीवेशन है, जैसे बिल्डिंग्स हो गई, जैसे रेलवे लाइन कहीं से गुजर रही है, पॉन्ड है कहीं पे, रॉक्स है कहीं पे, हिल्स है कहीं पे, तो इनको जब हम रिमूव करते हैं देन वी गेट कल्चरेबल कमांडेड एरिया। ओके, नाउ द थर्ड टर्म इज इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? द परसेंटेज ऑफ सीसीए, ये कल्चरेबल कमांडेड एरिया का वो पार्ट होता है, ना कि ग्रास कमांडेड एरिया। ओके, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कल्चरेबल कमांडेड एरिया का वो पार्ट होता है, उसका वो परसेंटेज एरिया होता है विच इज अंडर डिफरेंट क्रॉप्स, जिसमें हमने कोई डिफरेंट किस्म के क्रॉप्स सो किए होते हैं। सो दैट परसेंटेज ऑफ दैट सीसीए इज कॉल्ड एज इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, उसी को हम इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन बोलते हैं। नाउ यहाँ पे एक नोट है एंड वेरी इंपॉर्टेंट नोट है ये, जो ऑब्जेक्टिव्स में आपको काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन इज इन अ पर्टिकुलर सीजन, एक पर्टिकुलर सीजन के लिए मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन कितना हो सकता है? 100%। सपोज ये फील्ड है, इसमें हम एक ही फसल एक सीजन में उगा सकते हैं, तो इसको बोलते हैं, इसमें हम देख सकते हैं फिर ये इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन 100% हो गया। हाउएवर व्हेन मोर देन वन सीजन आर कंसिडर्ड, अगर एक से ज्यादा सीजन कंसिडर करेंगे, सपोज हमने राइस इसमें कल्टिवेट किया था इन खरीफ सीजन, ठीक, बिकॉज राइस इज ए खरीफ क्रॉप, ठीक है, राइस हमने इसमें कल्टिवेट किया था, तो एक सीजन में इसने ये इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन दिखाया 100%, ठीक है। बट अगर हम इस राइस को अब हार्वेस्ट करते हैं, अब दूसरा सीजन स्टार्ट हो गया, सपोज रबी सीजन अब स्टार्ट हो गया, अब रबी सीजन स्टार्ट हो गया, तो उसमें हम सपोज वीट को कल्टिवेट कर रहे हैं, तो वीट जब हम कैलकुलेट अब कर रहे हैं, तो एक ही प्लॉट में दो डिफरेंट सीजन में हमने एरिया पे क्रॉप्स कल्टिवेट किए इस सेम एरिया पे, तो एक सीजन में इसका जो इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन वो 100% रहेगा, बट इन टू डिफरेंट सीजन इट विल बी 200%, राइट? So that's why we are saying that when more than one seasons are considered, it may be greater than 100%. Okay. Here I have discussed one example also for you. If grass commanded area, total commanded area जो है grass commanded area वो 40,000 हेक्टेयर्स है। कल्चरेबल कमांडेड एरिया जो है वो हमने लिया है 50% ऑफ ग्रास कमांडेड एरिया। हम 50% ग्रास कमांडेड एरिया का निकालेंगे तो हमें वहां से क्या मिलेगा? कल्चरेबल कमांडेड एरिया। इसका मतलब ये भी समझ सकते हैं कि इसमें 50% ऑफ द जीसीए जो था वो यूजलेस था, उसमें हम कल्टिवेट नहीं कर सकते थे। देन इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन फॉर rice, this is the crop rice we know it is a kharif crop, so intensity of irrigation it is 40% for this rice here. Now we need to find out the what is the area of rice. It means the area of the field which is in which rice is cultivated. So first of all what we'll do, we'll first calculate what is the cultivable commanded area based on the given information. So we know that it is 50%, 50% means 0.5, so 0.5 of total 40,000 hectares, that is 20,000 hectares. Okay, now area of rice will be equal to, that is intensity of irrigation multiplied by the cultivable commanded area, ठीक है, so that will be equal to 8,000 hectares. I have taken one more example here. The intensity of irrigation for rice is 40%, but for wheat it is 70%. So as you can see, rice is kharif crop and wheat is a rabi crop. So these are continuing for, हम दो डिफरेंट सीजन्स की बात यहाँ पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन खाली 100% नहीं होगी। सो इफ टोटल इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन हम यहाँ पे देखेंगे वो 70 + 40 110% होता है। सो अब कुछ क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे, बोलेंगे 100% ये तो टोटल होता है, 110% कैसे हो जाएगा? अरे हमने पहले ही बोला था, इफ वी आर गोइंग फॉर मोर देन वन सीजन देन इट कैन बी मोर देन 100% ऑल्सो, सो इट इज 110% हियर। आउट ऑफ 200 राइस एंड व्हीट आर टू डिफरेंट सीजन क्रॉप्स, ये खरीफ क्रॉप है, ये रबी क्रॉप है, तो टू डिफरेंट सीजन के लिए ये 100% से ज्यादा भी हो सकता है।
ऑल राइट। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि ग्रास कमांडेड एरिया क्या होता है, कल्चरेबल कमांडेड एरिया क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन क्या होती है, और इस पे जो इसके बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं, छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, वो कैसे हम हैंडल कर सकते हैं। आई होप कि आप ये अच्छे से समझ पाए होंगे। ऑल राइट, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द क्रॉप पीरियड, बेस पीरियड, कॉर वाटरिंग, पैलियो इरिगेशन, ये सब टर्म्स अब हम डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए एक सिंपलेस्ट वे में आपको समझाने की कोशिश की है। लेट अस से यहाँ पे हम ये टाइम स्केल ऐसे शो कर रहे हैं। नाउ अब हमें इस फील्ड में, सपोज किसी फील्ड में हमें ये सीड यहाँ पे शो करना है, ठीक है। कोई भी सीड है, जैसे राइस का सीड हो गया, ठीक। नाउ अगर ऐसा ऐसा भी कभी होता है कि पानी, जो मतलब फील्ड हम जिसमें हमें कल्टीवेशन करनी है, जिसमें हमें कोई सीड बो करने हैं, उसमें पहले से जो मॉइस्चर कंटेंट है वो बहुत कम है, तो उसमें पहले मॉइस्चर को बढ़ाना है, तभी हम सो कर सकते हैं, बिकॉज वरना तो वो सीड जर्मिनेट ही नहीं होगा। अगर वाटर की उसमें डेफिशिएंसी होगी उस फील्ड में, तो हम ये मान सकते हैं कि उसमें सीड फिर जर्मिनेट नहीं कर सकता है, राइट। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम उसमें पहले सारे फील्ड को पहले इरिगेट करते हैं, एंड दैट्स व्हाई दैट टर्म इज कॉल्ड एज पैलियो इरिगेशन। पैलियो यानी कि पहले, सिम सिंपली आप इसको ऐसे ही याद रख सकते हैं। पैलियो मतलब पहले, पहले इसमें सारे फील्ड को वाटर सप्लाई करते हैं ताकि उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर कंटेंट बना बना रहे, देन वी गो फॉर सोइंग द सीड। तो हम अब सीड को यहाँ पे सो करेंगे। सो आफ्टर फ्यू डेज व्हाट विल हैपन, द सीड द सीड्स दे विल स्टार्ट टू जर्मिनेट, ठीक है, दे विल स्टार्ट टू जर्मिनेट। कुछ सेंटीमीटर ग्रो कर लिया, ठीक है, तो ये सरफेस के ऊपर ऐसे प्लांट बनकर आ गया, ठीक है। सो इट हैज ग्रोन फ्यू 2 to 5 centimeters, here I have mentioned. So from this time when we have sown the seed to the time when it has grown few centimeters, this time it is called as core period, इसको बोलते हैं हम core period, इसको हम core period बोलते हैं। नाउ इसी टाइम के लिए हमें पानी की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, एंड दैट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर विच आर सप्लाइंग from the sowing of the seed till it has grown few centimeters, and that watering is called as core watering। core मतलब मैक्सिमम, ठीक है, इसी को core watering हम बोलते हैं। और जैसे जैसे टाइम चलता जाएगा ये प्लांट्स ग्रो करते जाएंगे, ठीक है। नाउ द क्रॉप इट हैज मैच्योर्ड फुल्ली, यानी कि अब हमारा फसल वो पक गया है, ठीक है, वो फुल्ली मैच्योर हो गया है, अब हम इसको काट सकते हैं, ठीक है। So the time has come that the crop has to be now harvested. Now, तो यहाँ पे क्या समझना है हमें अब, हमें समझना है क्रॉप पीरियड और बेस पीरियड। जब हमने सो किया था सीड, उस टाइम से लेकर जब हम इस क्रॉप को, जब ये मैच्योर हो गया क्रॉप, जब हम उसको अब हार्वेस्ट करेंगे, उस टाइम तक जो टाइम बीच में गैप आती है, उस सारे को हम बोलते हैं क्रॉप पीरियड। फ्रॉम द इंस्टेंट ऑफ सोइंग टिल द हार्वेस्टिंग, द टाइम पीरियड बिटवीन दीज टू इज कॉल्ड एज क्रॉप पीरियड। इसी को हम क्रॉप पीरियड बोलते हैं, ठीक है। नाउ बेस पीरियड क्या है, बेस पीरियड होता है द टाइम बिटवीन द फर्स्ट वाटरिंग, फर्स्ट वाटरिंग हम सोइंग पे ही करते हैं मोस्टली, टिल द लास्ट वाटरिंग, लास्ट वाटरिंग नॉट टिल हार्वेस्टिंग बट लास्ट वाटरिंग, इन दो वाटरिंग्स के बीच में जो टाइम पीरियड बनता है उसको हम बोलते हैं बेस पीरियड, दैट्स कॉल्ड एज बेस पीरियड, ओके। नाउ व्हाई नॉट टिल हार्वेस्टिंग, अब जब हम हार्वेस्टिंग तक लेंगे तो तब वो बनेगा क्रॉप पीरियड, वो तो समझ आता है, बट
हम बेस पीरियड क्यों डिफाइन करते हैं फिर? सो ये इसलिए क्योंकि हमें पता है जब हमारा जो प्लांट है वो मैच्योर होता है, उससे पहले हम कुछ वीक्स बिफोर ही इसकी जो वाटर सप्लाई इसको कट कर देते हैं, इसलिए ताकि जब अब हमें हार्वेस्टिंग करनी होगी इस प्लांट की, तो हम इस फील्ड में अच्छे से उतर सकें। वरना क्या हो जाएगा, हम अब हार्वेस्टिंग करने जाएंगे तो हमारी जो मशीन्स है वो उसी में डूब जाएंगी और पानी की वजह से उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी, तो हार्वेस्टिंग हम ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो ये जो टाइम हम दे रहे हैं ये फील्ड वर्केबल बनाने के लिए हम दे रहे हैं, ताकि हम उसमें फील्ड में एंटर कर सकें और उस क्रॉप को आप हार्वेस्ट कर सकें। सो दैट्स व्हाई वी हैव इंट्रोड्यूस्ड द टर्म दैट इज बेस पीरियड। प्रैक्टिकली क्रॉप पीरियड तो ज़्यादा ही होता है बेस पीरियड से, यहाँ पे देख ही सकते हैं ये जो डिफरेंस है, ये क्रॉप पीरियड और बेस पीरियड में डिफरेंस है। तो क्रॉप पीरियड ये टाइम से ज़्यादा है बेस पीरियड से, ठीक है। सो प्रैक्टिकली तो यही है, बट जब हम कैलकुलेशंस करते हैं, अब जब हम डिज़ाइनिंग करते हैं, तो हम मैथमेटिकली बोलते हैं कि क्रॉप पीरियड और बेस पीरियड ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। तो जो मैंने पहले ही बोला था, कॉर वाटरिंग, कॉर वाटरिंग में तो कॉर जो वर्ड है कॉर, इसका मतलब है मैक्सिमम, ठीक है। एंड पैलियो, पैलियो का भी मैंने बोला आपको सिंपली याद रखने के लिए, पैलियो मतलब पहले, ऐसे याद रख सकते हो आप। सो पहले इरिगेशन करनी है। नाउ नाउ लेट अस सी द डेफिनेशंस। डिफाइन हम कैसे करते हैं इन सारी चीज़ों को। सबसे पहले क्रॉप पीरियड, और इसी को हम ग्रोथ पीरियड भी बोलते हैं, ठीक। सो क्रॉप पीरियड हमने पहले ही बोला, द टाइम पीरियड फ्रॉम द इंस्टेंट ऑफ सोइंग ऑफ द क्रॉप, फ्रॉम द इंस्टेंट ऑफ सोइंग ऑफ द क्रॉप टू द इंस्टेंट ऑफ हार्वेस्टिंग, जब हम इसको काटेंगे इज कॉल्ड एज क्रॉप पीरियड। सो सिंपल। नाउ बेस पीरियड, बेस पीरियड क्या होता है? द नंबर ऑफ डेज बिटवीन द फर्स्ट वाटरिंग, जो टाइम, जो जितने दिन आते हैं कब से, फर्स्ट वाटरिंग एंड द लास्ट वाटरिंग, फर्स्ट वाटरिंग से स्टार्ट एंड द लास्ट वाटरिंग पे एंड, जो बीच में जो जितने डेज बनते हैं उनको, उस टाइम गैप को हम बोलते हैं बेस पीरियड। एंड दिस इज बिफोर हार्वेस्टिंग दिस लास्ट वाटरिंग, राइट। नेक्स्ट इज कॉर वाटरिंग। सो कॉर वाटरिंग हम किसको बोलते हैं? द फर्स्ट वाटरिंग विच इज गिवन टू ए क्रॉप until the crop has until the crop is few centimeters in height is called as core watering. It's the maximum single watering. ये सबसे ज्यादा मैक्सिमम सिंगल वाटरिंग यही होती है, जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आपको बोला था। ये इस पीरियड में, कॉर पीरियड में, हम सबसे ज्यादा मैक्सिमम वाटर इसी टाइम पे हम सप्लाई करते हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं इट इज द मैक्सिमम वाटरिंग एंड देन फॉलोड बाय अदर वाटरिंग्स एट डिजायर्ड लेवल, डिजायर्ड इंटरवल्स, ठीक है। बाकी तो हम फिर आगे जाकर जो प्लांट है, प्लांट की ग्रोथ के लिए उसकी वो जो क्रॉप्स हम ग्रो कर रहे हैं, उनकी जो डिमांड के लिए जो वो पानी हम सप्लाई तो आगे कर ही रहे हैं, वो तो है ही, बट जो ये वाली जो कार वाटरिंग होती है ये सबसे मैक्सिमम होती है। नेक्स्ट इज अ कार पीरियड। सो कार पीरियड किसको बोलेंगे हम? कार पीरियड तो जिस टाइम के लिए हम कार वाटरिंग करते हैं उसको हम कार पीरियड बोलेंगे। द कार वाटरिंग मस्ट बी अप्लाइड विद इन अ फिक्स्ड लिमिटेड पीरियड कॉल्ड एज कार पीरियड, ओके। So the discharge required during core period is maximum for crops. Now, paleo irrigation. Sometimes in the initial stages before the crop is sown, पहले ही मतलब जब क्रॉप हमें सो करना है उससे पहले स्टेजेस में क्या होता है, द लैंड इज वेरी ड्राई, इसमें मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज्यादा कम होता है, मतलब नेग्लिजिबल होता है। सो द इनिशियल स्टेजेस में जब वो लैंड बहुत ड्राई होता है, इन सच केसेस द सॉइल इज वेटेड, इस सॉइल को हम वेट कराते हैं विद वाटर सो एज टू हेल्प इन सोइंग ऑफ द क्रॉप्स, सच एज इरिगेशन इज कॉल्ड एज पैलियो इरिगेशन। ऑल राइट। Now is the important term, that is the delta of a crop. Delta, the summation of total water depth required ड्यूरिंग द बेस पीरियड। अब बेस पीरियड हमने बोल दिया, आप आपको खुद ही समझ आ गया होगा, बेस पीरियड होता है फर्स्ट वाटरिंग टिल द लास्ट वाटरिंग, वो जो टाइम आता है ऑफ द क्रॉप फॉर इट इज
full growth up to maturity, up to its maturity is called as delta. जैसे प्लांट है, पहले जर्मिनेट हो रहा था नीचे ही ग्राउंड में, ठीक। अब इसको प्लांट बनना स्टार्ट हो गया, ये ग्रो करता रहा, ये ग्रो करता रहा एंड देन फुल्ली मैच्योर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कुछ पानी इसको अप्लाई किया इन टर्म्स ऑफ डेप्थ, सपोज ये था 40 सेंटीमीटर सपोज, एंड आगे जाके हमने 5 सेंटीमीटर्स इंटरवल्स में इसको पानी सप्लाई किया, ठीक है। 5 सेंटीमीटर सपोज, 5 सेंटीमीटर यहाँ पे, 5 सेंटीमीटर यहाँ पे। तो ये समेशन ऑफ ऑल दीज डेप्थ्स जो हमने सप्लाई किया है इसको थ्रू आउट इट इज बेस पीरियड, अगर इनका सम करते हैं हम इन डेप्थ्स को, तो हमें जो टोटल वैल्यू मिलता है उसी को हम डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। द समेशन ऑफ टोटल वाटर डेप्थ रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द बेस पीरियड ऑफ द क्रॉप फॉर इट्स फुल ग्रोथ अप टू मैच्योरिटी इज कॉल्ड एज डेल्टा। डेल्टा, इसमें हमने कहीं पे लॉस का जिक्र ही नहीं किया, सो इट डज नॉट इंक्लूड लॉसेस सच एज रन ऑफ लॉसेस एंड डीप पर्कुलेशन, इसमें लॉसेस हम कंसिडर नहीं करते हैं। एंड देयर इज एन इंपॉर्टेंट टेबल फॉर different crops, what is the value of delta, you can remember these, जैसे फॉर राइस 120 सेंटीमीटर है, इसी तरह आप इनको याद कर सकते हैं। एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस टेबल बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है, आज तक बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स इसमें आए हैं। एंड दिस टेबल आल्सो यू हैव टू रिमेंबर, दिस इज अ बेस्ड ऑन core depth, okay, for different crops such as rice, wheat, sugar cane, maize, you can remember these. Now comes the duty of irrigation water. Now duty, it's a very important term. So duty is defined as the hectares of field irrigated for the full growth of the crop by supplying 1 cubic of water continuously during the base period of the crop. In the easiest way we can say here, see, duty is equal to area of the land irrigated in hectares divided by discharge available in cubics. So इसका एक फिक्स्ड यूनिट रहता है हेक्टेयर पर क्यूबिक, because we have here the definition, here the equation of this duty, that is area irrigated, area तो हेक्टेयर्स में लेंगे divided by discharge हम लेंगे क्यूबिक्स में, so it has a fixed unit of हेक्टेयर पर क्यूबिक, ठीक है। और इसमें भी कोई लॉसेस का जिक्र नहीं है, so we can say this duty is equal to area irrigated divided by discharge supplied, ठीक, ये होती है ड्यूटी। दिस इज इंपॉर्टेंट इक्वेशन। And this is the relation between area, discharge, delta and base period. So A delta, this is equal to discharge into base period. So as I already said in the previous class, यूनिट्स का खेल होता है, यूनिट हमें देखने होते हैं। तो एरिया होता है मीटर स्क्वायर सपोज, एंड डेल्टा होता है मीटर, तो कितना बन गया मीटर क्यूब, तो ये क्या आ गया वॉल्यूम, सो दिस इज वॉल्यूम रिक्वायर्ड। यहाँ से क्यू डिस्चार्ज मीटर क्यूब पर सेकंड, और बेस पीरियड भी सपोज सेकंड्स में है, सेकंड से सेकंड, ये भी क्या आ गया वॉल्यूम, सो वॉल्यूम सप्लाइड, सो इक्वेशन बराबर, सिंपल। these are the units for this, just simply remember that the duty is equal to, basic equation is that it is equal to area divided by q, and it's also written as 8.64 b by d। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको मैंने कैलकुलेट कर लिया है 8.64 कैसे आता है, but don't go for this, simply just remember 8.64 b by delta, d is equal to 8.64 b by delta where b is base period। हाँ, तो इसमें क्या जरूरी है याद रखने, ये यूनिट्स, इसमें यूनिट्स का खास ख्याल रखना है। बेस पीरियड डेज में होना चाहिए, डेल्टा मीटर में होना चाहिए, तभी हमें जो ड्यूटी है वो हेक्टेयर पर क्यूबिक में आएगा, ठीक है ना। अगर हम डेल्टा को सेंटीमीटर में देंगे लेकिन ड्यूटी हमें हेक्टेयर पर क्यूबिक में ही चाहिए, तो हम 864 यहाँ पे लिखेंगे। नाउ
Next is the depth, which is most important concept for objectives as well as numericals. Most important. I will give it a 5 star. So this is the depth of water at a moisture content W. So suppose this is the plant, ठीक, इसका रूट जोन ये है, और इस रूट जोन में जो हमें वाटर कंटेंट है वो सपोज W है, स्मॉल w, एंड दिस इज द रूट जोन डेप्थ, स्मॉल d. तो ये यहाँ से ग्राउंड सरफेस है, तो इसके नीचे सॉइल सॉलिड्स है, पानी है और एयर भी है, ठीक है. ये सॉलिड्स है, सॉइल सॉलिड्स है, वाटर है और एयर है. एंड हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए डेप्थ ऑफ वाटर क्या होनी चाहिए, ठीक है, इस प्लांट के लिए एट ए पर्टिकुलर water content. We know that water content is equal to weight of water divided by weight of solids. नाउ हमें ये भी पता है कि अगर हम वेट डेंसिटी बोलते हैं, गामा होता है वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो इससे हम बोल सकते हैं वेट बराबर होगा गामा मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, ठीक. तो वही यहाँ पे हमने लिखा है. सो वेट ऑफ वाटर के लिए गामा ऑफ वाटर आएगा और वॉल्यूम ऑफ वाटर आएगा. वेट ऑफ सॉलिड्स के लिए गामा ऑफ सॉइल आएगा या ड्राई सॉइल आएगा, गामा डी, एंड वॉल्यूम ऑफ सॉइल, ठीक. ना वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं एरिया मल्टीप्लाई बाय डेप्थ, तो एरिया मल्टीप्लाई बाय डेप्थ, नीचे भी ऐसे एरिया मल्टीप्लाई बाय डेप्थ, बिकॉज एरिया सेम है, फील्ड एक ही है ना, एरिया सेम ही है. सो एरिया से एरिया कैंसिल हो जाएगा फिर, ओके. सो व्हाट वी गेट हियर, वी गेट गामा डब्ल्यू इंटू डी डब्ल्यू डिवाइडेड बाई गामा डी इंटू डी. सो इसी को हम थोड़ा रीअरेंज करेंगे. हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए ये वाली टर्म डेप्थ ऑफ वाटर, राइट. तो ये टर्म अगर हमें निकालनी है यहाँ से, हम रीअरेंज करेंगे ऐसे. तो डेप्थ ऑफ वाटर दैट विल बी इक्वल टू, ये दो टर्म्स ऊपर चले जाएंगे, इस साइड आएंगे, तो ये बन जाएगा गामा डी बाई गामा डब्ल्यू इंटू डी, दैट इज द डेप्थ ऑफ रूट जोन इंटू वाटर कंटेंट, ओके. सो गामा डी बाई गामा डब्ल्यू, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स, ओके. सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट इक्वेशन विच इज द 5 स्टार इक्वेशन. ये याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये. तो इसका एक स्पेशल केस है यहाँ पे, अगर सॉइल पहले से ही सैचुरेटेड है एट ए वाटर कंटेंट मॉइस्चर कंटेंट डब्ल्यू, ठीक है, तब क्या होगा, तो इसमें एयर तो जीरो होगा, ये टर्म तो जीरो बन गई अब. तो जो, अगर ये टोटल वॉल्यूम है, इसमें वॉल्यूम ऑफ ये था यहाँ से यहाँ तक, ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स है, और ये जो टर्म है ये वॉल्यूम ऑफ वाटर है, और ये जो टर्म है ये वॉल्यूम ऑफ एयर है. सो यहाँ से यहाँ तक ये जो एयर और वाटर है ये तो वॉइड से है ना, ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है ना. वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स में पहले केस में पहले क्या क्या था, वॉल्यूम, ये जो वॉइड्स है इसमें क्या क्या था, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर. नाउ अगर हमें पहले ही जो सॉइल है ये सैचुरेटेड है, तो इसमें एयर तो ज़ीरो होगा फिर, ऑलमोस्ट ज़ीरो. तो वॉल्यूम ऑफ एयर जब ज़ीरो बन जाएगा तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स खाली वॉल्यूम ऑफ वाटर बन जाएगा कि नहीं. दैट्स ऑलरेडी, दैट्स ऑल रिटन हियर. सो वॉल्यूम ऑफ वाटर विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाइड्स, ठीक है ना. सो अगर हम फिर ये वाली टर्म अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो इसमें क्या आएगा, सो ये होगा वॉल्यूम ऑफ वाइड्स, बिकॉज वॉल्यूम ऑफ वाटर की जगह पे हम वॉल्यूम ऑफ वाइड्स ही लिख सकते हैं. जो वाटर में, जो वाटर की वॉइड्स थी वो तो टोटल वॉइड्स के बराबर हो गया ना अब, क्योंकि एयर तो जीरो हो गया अब. सो वॉल्यूम ऑफ वाइड्स डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉइल इंटू गामा डब्ल्यू बाई गामा डी, ठीक. ये वाटर कंटेंट की इक्वेशन यहाँ पे फिर से हमने लिखी, बस ये चेंज हो रहा है इसमें. नाउ वी नो दैट पोरोसिटी, पोरोसिटी एन से हम रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल सैंपल. सो यही यहाँ पे हमने इसको ऐसे लिखा है, वाटर कंटेंट इज इक्वल टू पोरोसिटी मल्टीप्लाई बाय गामा डब्ल्यू बाय गामा डी. सो गामा डब्ल्यू बाय गामा डी कैन बी देन रिटन एज इन पोरोसिटी डिवाइडेड बाय वाटर कंटेंट. सो ये इसमें एक स्पेशल केस है जिसपे
ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो इससे ही बनते हैं हमें। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हमें इस वाली इक्वेशन पे बनते हैं। ठीक, ये इक्वेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल राइट, नाउ लेट अस सी व्हाट इज द सॉइल मॉइस्चर इरिगेशन रिलेशनशिप। सॉइल और मॉइस्चर, इसमें क्या रिलेशनशिप है? सो लेट अस से हमने यहाँ से एक सॉइल एलिमेंट ले लिया, ठीक है, वी हैव टेकन ए स्मॉल एलिमेंट, सो देन द एक्स डायरेक्शन विल बी डी एक्स, सो डी वाई इन द वाई डायरेक्शन एंड डी जेड इन द जेड डायरेक्शन। और यहाँ से है, यहाँ से जब हम इरिगेशन सप्लाई करते हैं, इरिगेशन वाटर जब हम सप्लाई करते हैं, ठीक है, तो कुछ पानी इसमें रिटेन कर जाता है रूट जोन में, ठीक है, इस सैंपल में रिटेन कर जाता है, और कुछ पानी अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी नीचे चला जाता है, जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटी वाटर। तो यहीं पे हम एक चीज डिफाइन कर सकते हैं कि टोटल वाटर में से जितना पानी अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी निकलना था वो निकल गया, ठीक है, ये तो निकल ही गया। और जितना पानी, टोटल पानी में से इसमें रिटेन हो गया, जितना इसमें रिटेन हो गया, सो वो पानी, उसको हम स्पेशल टर्म बोलते हैं फील्ड कैपेसिटी, ठीक है, वही फील्ड कैपेसिटी होती है। सो दिस इज द टाइम एक्सिस एंड दिस इज द वाटर कंटेंट एक्सिस। तो टाइम के साथ हम इरिगेशन करते हैं, पानी सप्लाई करते हैं, एंड टाइम के साथ हम देखते हैं कि वाटर कंटेंट कैसे बिहेव कर रहा है, जो पानी अवेलेबल रहता है नीचे ज़मीन में वो कैसे वेरी करता है। सो अभी हमने बोला फील्ड कैपेसिटी वो कैपेसिटी होती है जब हम पानी सप्लाई करते हैं क्रॉप्स को, तो कुछ पानी अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी नीचे चला जाता है और कुछ पानी इसी रूट जोन में रिटेन रहता है, जिसको हम बोलते हैं फील्ड कैपेसिटी। तो फील्ड कैपेसिटी तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पानी इस पे यही रहेगा ना, कि नहीं? क्योंकि जो सॉइल सैंपल हम ले रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा पानी जो बैठ सकता है वो होता है फील्ड कैपेसिटी। तो एक वाटर कंटेंट बन गया हमें फील्ड कैपेसिटी। और और एक बात हम यहाँ पे जानेंगे, जो पानी, ये रूट्स जो पानी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ज़मीन में से, उसको बोलते हैं कैपिलरी वाटर, ठीक है। लूजली हेल्ड पानी जो होता है बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स, उसको कैपिलरी वाटर बोलते हैं। और यही वाटर खाली जो रूट जोन है, खाली यही पानी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। पानी की जो क्वांटिटी है वो इस कैपिलरी वाटर से कम पड़ती है, तो फिर ये जो प्लांट है ये पानी एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाता है, ठीक है। एंड दैट पॉइंट व्हेन इट इज रीच्ड, व्हेन द कैपिलरी वाटर हैज ऑल एग्जॉस्टेड फ्रॉम द सॉइल, then that point reaches which is called as permanent wilting point, and permanent wilting point is called is the point beyond which the root zone of the roots of the plant cannot extract water from the soil। ये लूजली हेल्ड पानी जो होता है सॉइल सॉलिड्स के इर्द गिर्द, ये पानी इसको बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर। ये हाइग्रोस्कोपिक पानी होता है। हाइग्रोस्कोपिक पानी ये प्लांट्स के लिए, ये पानी ये एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं ये रूट्स, ठीक है। सो बियॉन्ड परमानेंट विल्डिंग पॉइंट द रूट्स कैन नॉट एक्सट्रैक्ट द वाटर, एंड बिलो दैट वी हैव दिस हाइग्रोस्कोपिक वाटर। ओके, नाउ जब हमने पहले इरिगेशन की, पहले पानी सप्लाई किया, तो कुछ पानी, हम वी नो दैट, कुछ ग्रेविटी के अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी नीचे चला गया, और आफ्टर द ग्रेविटी वाटर हैज मूव डाउन, वो नीचे से चला गया, वहां पे बचता है कुछ पानी उस रूट जोन में, जिसको हम बोलते हैं फील्ड कैपेसिटी। तो हम फील्ड कैपेसिटी पे हैं हम अभी एट जीरो टाइम। नाउ अब क्या होगा, ये पानी धीरे धीरे, ये जो रूट जोन है ये अपनी ग्रोथ के लिए, अपने प्लांट के ग्रोथ के लिए ये पानी एक्सट्रैक्ट करते रहेंगे, और पानी की लेवल कम 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 होती जाएगी इस रूट जोन में, टिल द टाइम व्हेन परमानेंट विल्टिंग पॉइंट इज रीच्ड। तो
इस दौरान ये जो प्लांट है ये ग्रोथ कर रहा है, ये अपने लिए पानी एक्सट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। सो एक्चुअली तो ये ऐसी ये डिस्ट्रीब्यूशन रहती है इसकी थोड़ी सी कर्व्ड शेप में, बट हम एज्यूम करते हैं ऐसे स्ट्रेट। ओके, नाउ अब जब परमानेंट विल्टिंग पॉइंट रीच हुआ है तो अब पानी एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएगा प्लांट, अब उसको पानी की ज़रूरत है, तो तब जाके हम फिर से इरिगेशन इसमें करते हैं, ठीक है। फिर से हम सप्लाई करते हैं पानी, और ऐसे ही ये साइकिल चलते रहेंगे। फिर से पानी कम हो जाएगा, डिप्लीट हो जाएगा, ठीक। फिर से हम इरिगेशन करेंगे। सो दिस बिटवीन टू इरिगेशंस, दिस टाइम गैप इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन। अगर हम इसका ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ ऐसे है, वाटर कंटेंट वर्सेस यील्ड। हम देखते हैं किस वाटर कंटेंट पे सबसे ज्यादा यील्ड पाया जाता है, तो हमारा जो ग्राफ है कुछ ऐसा होता है। जिस वाटर कंटेंट पे मैक्सिमम यील्ड हमें मिलता है उसको बोलते हैं ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, और इस ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट की कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे हमें मैक्सिमम यील्ड मिलता है, ठीक। नाउ गोइंग अबो ओएमसी, अगर हम पानी ओएमसी से ज्यादा देंगे तो हमें एक पॉइंट मिलता है फील्ड कैपेसिटी, ठीक। और अगर हम ओएमसी से कम पानी देंगे, यानी कि ओएमसी से कम जब पानी होता है तो परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट तक ही ज़्यादा से ज़्यादा जा सकता है एक प्लांट, बिकॉज उससे आगे तो वो उससे नीचे वो पानी को एक्सट्रैक्ट ही नहीं कर पाता है। एंड परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट पे हमें पता है वहाँ पे पानी ज़ीरो होता है प्लांट के लिए, और एयर काफ़ी ज़्यादा होता है इस टाइम पे। तो यहाँ पे जो यील्ड है वो ड्रास्टिकली कम हो जाता है, ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा कम होता है। बट जब फील्ड कैपेसिटी पे हम देखते हैं, वाटर बहुत सारा अवेलेबल होता है बट एयर कम होता है, लेकिन फिर भी आप देखते हैं कि यील्ड जो है वो तब भी अच्छा खासा मिलता है। सो वी कैन से दैट वी नीड टू इरिगेट बिटवीन ओएमसी एंड फील्ड कैपेसिटी ओनली, नॉट टिल परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट, बिकॉज तब तो यील्ड बहुत कम हो जाता है। So that's what it's written here. As per ARI recommendation, ignore this PWP. इसको इग्नोर ही कर दो, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट को इग्नोर कर दो, यहाँ तक डेप्लीशन मत होने दो। हम कहाँ तक डेप्लीशन एलो करते हैं, खाली ओएमसी तक, तो ओएमसी तक ही डेप्लीशन कराते हैं। तो यहाँ पे मैं एक टर्म भूल गया, ये जो कैपिलरी वाटर है इसको हम बोलते हैं अवेलेबल वाटर भी, ये याद रखना। सो अवेलेबल वाटर कैपिलरी वाटर होता है, ठीक है, जो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट तक एक्सटेंड करता है। बट यहाँ पे IARI क्या बोलता है, हम खाली जो पानी को डेप्लीट कराते हैं खाली ओएमसी तक, तो ओएमसी तक फील्ड कैपेसिटी से ओएमसी तक जो पानी रहता है उसको बोलते हैं रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर और रेडिली अवेलेबल वाटर, ठीक। ऑल राइट, नाउ द वाटर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द सॉइल मॉइस्चर कंटेंट to its field capacity it is called as field moisture deficiency। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के लिए है ये, और सॉइल मॉइस्चर डेफिशिएंसी भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। बहुत बार ऑब्जेक्टिव में इस क्वेश्चन को रिपीट किया है, तो यू नीड टू रिमेंबर दिस। तो इससे हम डेप्थ ऑफ वाटर रिलेट कर सकते हैं ऐसे कि डेप्थ ऑफ वाटर एट फील्ड कैपेसिटी क्या होगा, बिकॉज फील्ड कैपेसिटी इज अ वाटर कंटेंट, राइट। So we can say we already know that depth of water required is always equal to gamma d by gamma w into depth into d, that is depth of root zone, into water content. Now the water content is field capacity. So only the term change here will field capacity. At permanent wilting point also एक water content है,
इसमें परमिनेबिलिटी पॉइंट चेंज यहाँ पे हो जाएगा एट OMC, OMC यहाँ पे आएगा। नाउ बिटवीन टू पॉइंट्स, सपोज बिटवीन फील्ड कैपेसिटी एंड PWP, सो वाटर कंटेंट कितना होगा, इन दोनों का माइनस, यही तो वाटर कंटेंट है, इन दो को माइनस करेंगे। ये ऑरिजिन से ऐसे जा रहे हैं, सपोज अगर सपोज फील्ड कैपेसिटी 50% है एंड परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट 70% है, तो वाटर कंटेंट कितना मिल गया, इन दो का डिफरेंस 70 माइनस 50 हो गया 20%। ठीक है, सो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, डेप्थ ऑफ अवेलेबल वाटर gamma d by gamma w into d into this water content is between field capacity and permanent wilting point, and similarly we can go from field capacity to OMC, and this is most recommended, right? So in general we can say that it is gamma d by gamma w into d into w1 minus w2. All right, so now here each and every term is defined, you can go through this. I'll be just dictating it here. When water falls over the ground, a part of it gets retained in the root zone and the rest flows downward under the action of gravity. It is called as gravity water. The zone of concern is the root zone, where the plant roots are present. The total water content in the soil when all the voids are filled with the water, it's called as saturation capacity. Total water content in the soil which can be held against gravity is called as field capacity. ठीक है ना? Field capacity water consists further of two types. Capillary water, hygroscopic water. Capillary water, it is freely present between soil particles by surface tension forces. ठीक है ना, surface tension forces ऐसे. Hygroscopic water, it is attached to the soil particles by loose chemical bond and is not available to the plants for their growth. Hence, only capillary water is available for plant growth. The water content below which plant can no longer extract water for its growth and subsequently dies is called as permanent wilting point. The water content, the water which is available for the growth of plants is thus between the field capacity and permanent wilting point and is called as available moisture or available water. The optimum level up to which the soil moisture is allowed to be depleted, that's called as optimum moisture content. It's also defined as optimum moisture content is also defined as the moisture content corresponding to the maximum yield of the crop. The portion of the available moisture which is very easily extracted by the crop is called as readily available moisture, which is between field capacity and OMC. Now, irrigation efficiencies. यहाँ पे कुछ एफिशिएंसीज होती हैं इरिगेशन में जिनको हमें पढ़ना ज़रूरी है, एंड दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव्स, फॉर न्यूमेरिकल्स आल्सो, सो पे अटेंशन हियर. द फर्स्ट वन इज वाटर कॉन्वेयंस एफिशिएंसी. कॉन्वेयंस, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कैसे हम पानी को कन्वे करते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज मेन कैनाल्स, ब्रांच कैनाल्स, राइट, लेटरल्स, फील्ड चैनल्स. सो ये यहाँ से यहाँ तक कॉन्वे करने में हमें कुछ लॉसेस होते हैं, और वो लॉसेस कहाँ से होते हैं, यहाँ से सीप करेगा पानी, या फिर या फिर कुछ पानी इवापरेट कर जाएगा. ठीक है, तो वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी तो यही है कि जो पानी फील्ड पे पहुंच गया ऑब्वियसली वो कम होगा एज कंपेयर टू जो हमने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया था. तो द water which has been delivered to the field divided by the water which was extracted from the source. This is the source, this is the main river. suppose सोर्स से ज़्यादा पानी मिल रहा है बट फील्ड में थोड़ा कम मिल रहा है,
क्यों कम मिल रहा है? बिकॉज कहीं पे बीच में कैनाल से सीपेज हो गई है, कहीं पे इवापोरेशन भी हुआ है, ठीक है। तो ये कॉन्वेंस में जो लॉसेस हो गई हैं, इसको बोलते हैं हम वाटर कॉन्वेंस एफिशिएंसी। So then we can say that eta C, it is equal to water delivered to the field divided by the water extracted from the source for the field into 100. So इससे हमें मिलती है वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी। तो इसमें क्या क्या जो लॉसेस है, कौन कौन सी लॉसेस आती है? एक आती है सीपेज लॉस और दूसरी आती है इवापोरेशन लॉस। सपोज अगर हमें यहाँ फील्ड में 100 लीटर पर सेकंड पानी मिल रहा है और एक्सट्रैक्ट जो हमने किया था 130 लीटर पर सेकंड फ्रॉम द सोर्स, सो 100 डिवाइडेड बाई 130 इंटू 100 अगर हम करेंगे, हमें मिलता है 76.92% एंड दैट इज द कन्वेंस एफिशिएंसी। अब कंप्लीट लेंथ ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम द सोर्स ऑफ द सप्लाई टू द फील्ड इज टेकन इनटू कंसीडरेशन फॉर कंप्यूटिंग इट। हमने बोला ना, बराबर सोर्स से कहाँ तक, जो फील्ड है फील्ड तक जो मतलब फ्लो ऑफ वाटर की जो लेंथ है, वो सारी हम इसमें इंक्लूड करते हैं। ऑल राइट, नाउ इज द सेकंड टर्म विच इज वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज द वाटर एक्चुअली डिलीवर्ड, वाटर एक्चुअली स्टोर्ड इन द रूट जोन डिवाइडेड बाय वाटर डिलीवर्ड टू द फील्ड इनटू 100। सपोज ये एक प्लॉट है, इसमें प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने पानी जो सप्लाई सपोज किया वो 100 लीटर पर सेकंड है इस प्लॉट के लिए। जो हमने पानी सप्लाई किया, इसमें से कुछ रन ऑफ में चला जाता है, ठीक है, फ्रॉम द बाउंड्रीज इट विल गो आउट, सो रन ऑफ लॉस हो गया कुछ, और कुछ बियॉन्ड द रूट जोन चला गया नीचे अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। कुछ रूट जोन में, यहाँ पे रूट जोन में पानी यहाँ पे स्टोर हो गया, और कुछ बियॉन्ड रूट जोन भी नीचे चला गया, सो दैट्स कॉल्ड एज डीप पर्कुलेशन। ये भी लॉस है। तो कुछ रूट जोन के बियॉन्ड नीचे चला गया, कुछ रन ऑफ हो गया। तो ये दो लॉसेस जब हम इनको बोलते हैं, इन दो लॉसेस को हम बोलते हैं एप्लीकेशन और फील्ड लॉसेस। तो जब हमें फील्ड लॉसेस कंसिडर करते हैं, तब हमें मिलती है वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। सिंपल इट इज। So it takes the application of field losses into consideration and includes runoff from the field and deep percolation. All right, ठीक है। So water actually stored in the root zone divided by water delivered to the field into 100, that's called as water application efficiency. Coming to the next one, that is water storage efficiency. कितना पानी स्टोर हुआ as compared to the what should have been stored. So it is the comparison between the actually stored water and the required storage to bring the moisture content to field capacity. So it is the ratio between water actually stored in the root zone, कितना पानी एक्चुअली हो गया है स्टोर किसमें, रूट जोन में, डिवाइडेड पे कितना रूट जोन में स्टोर करना था पानी, वाटर रिक्वायर्ड टू बी स्टोर्ड इन द रूट जोन डिवाइड में है इनटू 100, ठीक है। सो सिंपल इट इज। नोट, हायर द फील्ड लॉसेस, जितने फील्ड लॉसेस ज्यादा होंगे स्टोरेज एफिशिएंसी भी उतनी कम होगी, बिकॉज जितना हमें स्टोर करना था इस रूट जोन में वो हम कर ही नहीं पाते हैं, वो ज्यादा डीप पर्कुलेट हो जाता है या कुछ रन ऑफ करके जाता है, ठीक। नाउ नेक्स्ट इज द वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी, इंपॉर्टेंट वन। लास्ट टाइम इसे एक क्वेश्चन आया था। इट रिप्रेजेंट्स द एक्सटेंट टू विच द वाटर हैज पेनिट्रेटेड टू यूनिफॉर्म डेप्थ थ्रू आउट द फील्ड। It is the percentage deviation of the individual values from the mean value. In simple words, we can say eta d is equal to 1 minus small d by capital D into 100. Now, what is capital D? Capital D is the average depth of penetration. ठीक है, एंड स्मॉल d एवरेज से कितना डिविएट हो गया है, ये वैल्यूज डिविएशन फ्रॉम एवरेज। अगर ये प्लॉट है,
इसमें हम 1 घंटे के लिए यहाँ पे वाटर सप्लाई कर रहे हैं, और जहाँ से हम सप्लाई कर रहे हैं उसको बोलते हैं हेड, और जहाँ पे ये एंड होता है, यानी कि फील्ड का एंड होता है, वो हम टेल मानते हैं। ठीक है। सपोज इस पानी को 15 मिनट लग रहे हैं यहाँ से यहाँ तक चलने में। ठीक है। तो 1 घंटे के लिए हमने कंटिन्यू किया है, तो हमें यहाँ पे सबसे ज्यादा पर्कुलेशन नजर आएगी। ठीक है। यहाँ पे कम, यहाँ पे उससे कम, यहाँ से उससे कम, यहाँ पे उससे कम, यहाँ पे उससे कम, यहाँ पे उससे कम। ठीक है। तो ऐसे इसमें डिफरेंट डेप्थ्स स्टोर हो जाएंगी, y1, y2, y3 एंड सो ऑन। सो इन y1, y2, y3 का अगर हम एवरेज यहाँ पे ले लेंगे, दैट्स कॉल्ड एज कैपिटल डी। ठीक। एंड अगर अब हम इस एवरेज से देखेंगे ये y1, y2, y3, y3 कितने डिवेट हो गए, तो वो हम ऐसे ही निकालते हैं, स्मॉल डी इज इक्वल टू कैपिटल डी माइनस y1 प्लस कैपिटल डी माइनस y2 प्लस सो ऑन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डेप्थ्स डिवाइडेड बाई n। ऑल राइट। सो इससे हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर हमें स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम है, बिकॉज स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम में हमने पढ़ा था कि यूनिफॉर्म डेप्थ तो इसमें अचीव हो जाती है, यूनिफॉर्म डेप्थ ऑफ इरिगेशन हमें अचीव होती है, तो वाई वाई हर जगह वाई डेप्थ यहाँ पे नीचे स्टोर हुआ होगा, पानी अप्लाई हुआ होगा। ठीक है। सो अगर हम एवरेज इसका निकालेंगे वो भी वाई ही आएगा, एंड स्मॉल डी जीरो आ जाएगा बिकॉज इट इज डिवेटिंग जीरो विद रेस्पेक्ट टू द मीन, राइट। And then eta d we can say 1 minus small d by capital D into 100, and that is 1 minus small d is 0 divided by जो भी होगा तो ये 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। सो 1 माइनस 0 इंटू 100, तो 100% एफिशिएंसी यहाँ पे मिलती है। सो द वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी फॉर द स्प्रिंकलर सिस्टम इरिगेशन, स्प्रिंकलर टाइप ऑफ इरिगेशन, it will be highest and it will be more than border strip irrigation. As per IARI, what they say, अगर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी 50% से कम आती है तो हमें क्या करना पड़ता है, इरिगेशन मेथड ही हम चेंज करते हैं। जैसे अगर 50% से कम इसमें आ गया है, सपोज वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी, वी विल हियर दिस वाज द मेन प्लॉट, इट विल बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर प्लॉट्स लाइक दिस, एंड देन supplying the water to each of these small plots separately. All right, so we will stop here because ये जो लेक्चर है बहुत लंबा हो रहा है। We'll stop here, we'll see what is coming next in the next class. So if you have enjoyed this session, then please do hit the like button and also forward these lectures to the students who are in the need of this content. Thank you so much for watching. I'll see you in the next one.